हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंकित गोयल, आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग फैकल्टी एट नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ। वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग रियली गुड एंड आपकी तैयारी अच्छी चल रही है फॉर योर एग्जाम्स। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत फेमस और इम्पॉर्टेंट पर्सन की। हु इज़ दिस फेमस पर्सन इन द पिक्चर? यस, दिस पर्सन इज़ नन अदर देन सिगमंड फ्रॉइड। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिगमंड फ्रॉइड के बारे में। उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी थी ऑफ माइंड। विल डिस्कस दोज थ्योरीज ऑफ माइंड। हम बात करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म्स की एंड ऑल्सो ही गेव एन इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी दैट इज़ द साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो हम ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो सिगमंड फ्रॉइड वॉज बॉर्न इन 1856। उनका बर्थ 1856 में फ्राइबर्ग इन मोराविया में हुआ था, जो कि अब चेक रिपब्लिक का हिस्सा है। He was, living mostly his life in Vienna and he died in London in 1939. Now, Sigmund Freud ने coin किया था term psychoanalysis. Psyche का मतलब होता है mind, analysis मतलब analyzing the mind. So, Freud ने कहा हमारे unconscious mind, हमारी childhood memories, they play an important role, हमारी development में important role play करते हैं. So, Freud tried to analyze the mind. So he gave certain theories जो हम discuss करेंगे, and he also said that sometimes when there is problem in childhood issues होते हैं या फिर there is problem in the unconscious mind, it can also lead to development of some psychiatric disorders. So Freud is also known as the father of psychoanalysis. Now when we are talking to a patient, psychiatry में जब हम किसी patient से बात करते हैं, there are certain phenomena which may develop. So let's first discuss those phenomena. उन phenomena को discuss करते हैं। पहला है ट्रांसफेरेंस। नो व्हाट इज ट्रांसफेरेंस? ट्रांसफेरेंस का मतलब है ये पेशेंट्स की फीलिंग्स हैं। नाउ दीज आर फीलिंग्स ऑफ द पेशेंट। ये अनकॉन्शियस भी हो सकती हैं और कॉन्शियस भी हो सकती हैं। अनकॉन्शियस का मतलब क्या है कि पेशेंट इज अनअवेयर कि उसमें ये फीलिंग्स डेवलप हुई हैं। कॉन्शियस का मतलब है उसे अवेयरनेस है कि ही हैज़ डेवलप दीज फीलिंग्स। सो ट्रांसफेरेंस का मतलब है दीज आर फीलिंग्स ऑफ द पेशेंट टूवर्ड्स द थेरेपिस्ट। So towards the doctor, towards the therapist, sometimes patient may develop some feelings. Now ये positive feelings भी हो सकती हैं, ये negative feelings भी हो सकती हैं। And usually हम देखते हैं they are based on some past relationship with a significant figure. Patient की life में कोई past relationship है, कोई significant figure है, usually उस पे based हो सकती हैं। So ये patient की feelings हैं towards the therapist. For example, let us say, so when I say positive, इसका मतलब let us say एक patient है who says to the therapist, सर आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत kind हो, you are just like my father, I love coming to your clinic। तो यहाँ पे क्या है, positive feelings develop हुई हैं। And can you appreciate these are based on some past relationship, जैसे यहाँ पे it is based on the relationship with her father, तो ये positive feelings है। Then it could also be negative, let us say एक patient है जो therapist को बोल रही है, you are very mean sir, I don't like coming to your clinic, you're just like my stepfather। So ये है negative feelings। So ये positive भी हो सकती हैं, ये negative भी हो सकती हैं। So transference is feelings of the patient towards the therapist। Now please remember कि अगर transference develop होता है, it is not bad। So transference in fact also is used in therapy। So maybe दिस फीमेल हु इज सेइंग कि सर आप बड़े मीन हो जैसे मेरे स्टेप फादर थे, सो मे बी शी इज़ हैविंग सम कॉन्फ्लिक्ट्स, उनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं अपने स्टेप फादर से हो। सो वी कैन रिजॉल्व दोज इशूज़ इन थेरेपी। सो ट्रांसफेरेंस डेवलप होना इज़ नॉट बैड। सो रिमेंबर दिस इज ट्रांसफेरेंस। देन देर इज समथिंग नोन एज काउंटर ट्रांसफेरेंस। अब काउंटर ट्रांसफेरेंस क्या होगा? काउंटर ट्रांसफेरेंस इज द ऑपोजिट। सो अब ये क्या है? ये फीलिंग्स हैं थेरेपिस्ट की टूवर्ड्स द पेशेंट। So therapist also sometimes may develop certain feelings towards the patient। Again ये conscious भी हो सकती हैं। conscious का मतलब है therapist को aware है कि ये feelings develop हुई हैं, and unconscious हो सकती हैं, मतलब unconscious therapist is not aware but उसके behavior से हमें पता चल रहा है कि these feelings have developed। So this is counter transference। Again counter transference can also be positive, it can be negative। positive का मतलब है कि द थेरेपिस्ट में भी वेटिंग फॉर द पेशेंट, अरे पेशेंट बड़ा लेट हो गया, सो इज़ ईगरली वेटिंग कि अभी तक पेशेंट आया नहीं, सो दिस कुड बी पॉजिटिव। नेगेटिव
So patient is taking appointment but doctor is saying that I am not available. So this can be negative. तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. सो ये हैं फीलिंग्स ऑफ द थेरेपिस्ट टूवर्ड्स द पेशेंट. नाउ यूजुअली अगर काउंटर ट्रांसफरेंस डेवलप हो जाती है, वी मे रेफर द पर्सन टू सम अदर थेरेपिस्ट. सो दिस इज काउंटर ट्रांसफरेंस. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस फिनोमिना कि ट्रांसफरेंस क्या होता है एंड व्हाट इज काउंटर ट्रांसफरेंस. अब हम डिस्कस करेंगे सम इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ माइंड या कुछ मॉडल्स थे ऑफ माइंड विच फ्रॉइड प्रपोज. सो पहली जो हम थ्योरी या पहला जो मॉडल ऑफ माइंड डिस्कस करेंगे वो है टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड. सो फ्रॉइड ने कहा कि जो माइंड है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स या इट इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. कौन कौन से वो पार्ट्स हैं? पहला है कॉन्शियस, सेकेंड इज प्री कॉन्शियस एंड थर्ड इज अनकॉन्शियस. सो फ्रॉइड ने कहा कि हमारा माइंड जो है इट इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. तो कॉन्शियस माइंड का मतलब क्या है? कॉन्शियस माइंड का मतलब वो माइंड जिसके कंटेंट से हम अवेयर हैं. सो कंटेंट हमारी अवेयरनेस में है. फॉर एग्जांपल अभी हमें पता है कि हम कहाँ पे हैं, हमने कल क्या किया था. सो वो सब जो कंटेंट है वो कौन से माइंड में है? वो कॉन्शियस माइंड में. देन सेकेंड इज प्री कॉन्शियस. व्हाट इज प्री कॉन्शियस? प्री कॉन्शियस का मतलब है उसका कंटेंट अभी हमारे अवेयरनेस में नहीं है, बट कंटेंट कैन बी ब्रॉट इन टू कॉन्शियस अवेयरनेस बाय फोकस्ड अटेंशन. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि आज ही के दिन इसी समय 1 साल पहले आप क्या कर रहे थे, सो यू विल से सर व्हाट आर यू आस्किंग, वी डोंट रिमेंबर. बट सपोज इफ़ यू गो इन टू थेरेपी, हम एक एक करके एक दिन बैकवर्ड जाएं, सो मे बी देर इज़ अ टाइम कि आप याद कर पाएँ कि हाँ व्हाट वर यू डूइंग 1 ईयर बैक. सो ये क्या है? ये कंटेंट कहाँ पे है? प्री कॉन्शियस माइंड. देन थर्ड इज अनकॉन्शियस माइंड. अनकॉन्शियस माइंड का मतलब है जो कंटेंट है इट इज़ केप्ट अवे फ्रॉम आवर कॉन्शियस अवेयरनेस. इनफैक्ट हमने जो डिसऑर्डर्स डिस्कस किए थे व्हेन वी टॉकिंग अबाउट सोमैटोफॉर्म एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया वो जो सिम्टम्स हैं वो कहाँ पे डेवलप होते हैं? इट इज़ डेवलप्ड इन द अनकॉन्शियस माइंड. सो उसका कंटेंट इज़ नॉट इन आर अवेयरनेस. सो दिस इज़ वन थ्योरी विच सिगमंड फ्रॉइड प्रपोज्ड कि हमारा जो माइंड है टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड के अकॉर्डिंग उसमें कॉन्शियस पार्ट है, प्री कॉन्शियस है एंड अनकॉन्शियस. नाउ ऑल्सो ही ट्राइड टू अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड. फ्रॉइड ने कोशिश की थी कि जो ये अनकॉन्शियस माइंड है इसका कंटेंट हम पता कर सकें, बिकॉज हमने डिस्कस किया फ्रॉइड हैज सेड कि अनकॉन्शियस माइंड इज़ इम्पॉर्टेंट इन आर डेवलपमेंट. और काफ़ी बार हम देखते हैं और इट इज़ प्रपोज कि अनकॉन्शियस माइंड में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दैट कैन रिजल्ट इन सर्टन डिसऑर्डर्स. तो फ्रॉइड ने कुछ तरीके निकाले सो दैट ही कुड अंडरस्टैंड कि अनकॉन्शियस माइंड के कंटेंट्स हम कैसे पता करें. सो फ्रॉइड सेड दैट जो कंटेंट है अनकॉन्शियस माइंड का इट में पास थ्रू द प्री कॉन्शियस. प्री कॉन्शियस में एक्ट एज अ रिप्रेसिव बैरियर या फिर सेंसर की तरह काम करता है. एंड देन दीज अनकॉन्शियस माइंड के जो कंटेंट है मे अपीयर इन आर ड्रीम्स. सो फ्रॉइड सेड कि जो अनकॉन्शियस माइंड के कंटेंट है, जो कंटेंट इट मे बी वेरी डिस्ट्रेसिंग, तो वो एज इट इज़ कंटेंट हमारे ड्रीम्स में नहीं आता. इट पासिस थ्रू अ सेंसर. तो जैसे सेंसर बोर्ड होता है फिल्म्स में, वैसे ही देर इज़ अ सेंसर. सो प्री कॉन्शियस माइंड क्या करता है? एक रिप्रेसिव बैरियर की तरह काम करता है. वो सारे डिस्ट्रेसिंग थॉट्स को वैसे ही नहीं जाने देता. इट मे चेंज देयर फॉर्म एंड दोज देन अकर इन द ड्रीम्स. इनफैक्ट फ्रॉइड ने कहा दैट इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, इन हिज बुक द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, सो फ्रॉइड ने ड्रीम्स को इंटरप्रेट किया. फ्रॉइड वुड आस्क कि पेशेंट्स को क्या ड्रीम्स या पर्सन्स को क्या ड्रीम आते थे, एंड बेस्ड ऑन दिस ही गेव सर्टन थ्योरीज. सो ही व्यूड ड्रीम एज अ कॉन्शियस एक्सप्रेशन ऑफ अनकॉन्शियस विशेज. फ्रॉइड ने कहा जो हम ड्रीम्स देखते हैं रात को सोते समय वो बेसिकली हमारे अनकॉन्शियस विशेज या जो अनकॉन्शियस माइंड का कंटेंट है वो हम एक्सप्रेस होता है हमारे ड्रीम्स में. सो इन फैक्ट ही सेड ड्रीम इज़ द रॉयल रोड टू अनकॉन्शियसनेस. मतलब अगर हमें ड्रीम्स पता चलें तो हमें अनकॉन्शियस माइंड के कंटेंट्स भी पता चल सकते हैं. सो अगेन आई रिपीट दिस कि जो अनकॉन्शियस माइंड के कंटेंट है फ्रॉइड सेड कि वो पास करते हैं प्री कॉन्शियस माइंड से. प्री कॉन्शियस माइंड एक सेंसर की तरह काम करता है, तो सारी चीज़ों को पास नहीं करने देता. कुछ जो बहुत डिस्ट्रेसिंग है उनको रोक देता है या उनको कन्वर्ट कर देते हैं. देन इट लेट्स पास देम इनटू द कॉन्शियसनेस इन द ड्रीम्स. सो दिस इज हाउ ही ट्राई टू एनालाइज द अनकॉन्शियस माइंड.
सो लेट्स अंडरस्टैंड इन द एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स फ्रॉइड सेड कि जो अनकॉन्शियस थॉट्स हैं, जो लेटेंट ड्रीम्स हैं, विच आर नॉट नोन टू द पर्सन, वो क्या करते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं मैनिफेस्ट ड्रीम में। जो एक्चुअल ड्रीम हम देखते हैं, जो अनकॉन्शियस माइंड का कंटेंट है, द लेटेंट ड्रीम, वो कन्वर्ट होता है मैनिफेस्ट ड्रीम में। मैनिफेस्ट ड्रीम जो एक्चुअल ड्रीम हम रिकॉल कर पाते हैं, एंड दिस हैपन्स विद द हेल्प ऑफ ड्रीम वर्क। तो ड्रीम वर्क क्या करता है, लेटेंट ड्रीम को, जो अनकॉन्शियस कंटेंट है उसको कन्वर्ट करता है इनटू द मैनिफेस्ट ड्रीम, जो ड्रीम हम रिकॉल करते हैं मॉर्निंग में। सो दिस इज ड्रीम वर्क। सो लेट्स अंडरस्टैंड मैकेनिज्म्स, क्या क्या मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं इन ड्रीम वर्क, मतलब कन्वर्टिंग जो लेटेंट ड्रीम है, जो हो सकता है हमारे लिए बड़ा डिस्ट्रेसिंग हो, तभी हम इस लेटेंट ड्रीम को माइंड कन्वर्ट कर रहे हैं इन द मैनिफेस्ट ड्रीम, सो दैट जो एंजाइटी है वो कम हो सके। सो व्हाट आर द मैकेनिज्म्स, लेट्स डिस्कस सम मैकेनिज्म्स। सो 3 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स हम डिस्कस करेंगे विच आर इन्वॉल्व इन ड्रीम वर्क, मतलब कैसे वो अनकॉन्शियस माइंड का कंटेंट जो हमारे लिए बहुत डिस्ट्रेसिंग हो सकता है, वो कैसे इट चेंजेस फॉर्म और वो हमारे ड्रीम्स में एक्सप्रेस होता है। सो पहला जो मैकेनिज्म है वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब है कंडेंस हो जाना। सेवरल अनकॉन्शियस विशेज, तो बहुत सारी जो अनकॉन्शियस विशेज कन्फ्लिक्ट्स हैं वो कंबाइन करके एक सिंगल इमेज में कंडेंस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक चाइल्ड है जो अपने ड्रीम्स में मॉन्स्टर को देखता है, और उस मॉन्स्टर में कुछ कैरेक्टरिस्टिक उसके फादर की हैं, जैसे हो सकता है उसकी जो बॉडी शेप है वो फादर जैसी है, कुछ एस्पेक्ट्स मदर जैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से उसकी वॉइस मदर जैसी है, एंड मे बी सम फीचर्स आर ऑफ द टीचर। सो व्हाट इज़ हैपनिंग कि बहुत सारे जो अनकॉन्शियस विशेस थी वो सब कंबाइन हो गए, कंडेंस हो गए इनटू वन इमेज। तो यहाँ पे ड्रीम वर्क ने कौन सा मैकेनिज्म यूज़ किया, कंडेंसेशन। So this is first mechanism, condensation. Again, what is condensation? Several unconscious wishes, they are combined into a single image. So condense हो गए. Next is displacement. नाम से ही पता चल रहा है what is displacement? Transfer from the original object to a substitute object. जो unconscious conflicts थे या जो unconscious content था, वो original object से displace हो गया to a न्यूट्रल, टू अ सब्सटीट्यूट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड के ड्रीम में मदर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ अननोन फीमेल फिगर। तो मदर से लेटेस्ट से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे एंड ड्रीम में वो एक अननोन फीमेल फिगर देख रहे हैं। सो बेसिकली क्या हुआ कि जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था दैट इज कन्वर्टेड टू अ सब्सटीट्यूट ऑब्जेक्ट। इन दिस केस यहाँ पे एक अननोन फीमेल फिगर पेशेंट या पर्सन इमेज इज सीइंग इन द ड्रीम। तो ये कौन सा मैकेनिज्म यूज किया ड्रीम वर्क ने, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सो ये थर्ड है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगेन हमें नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्सटीट्यूशन ऑफ अ हाईली चार्ज ऑब्जेक्ट, एक बहुत हाईली चार्ज ऑब्जेक्ट जिससे बहुत सारे हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड हों इन द पर्सन's लाइफ, they are basically substituted by some innocent images. So symbolic representation, so as a symbol वो represent कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ सिम्बल्स हैं, फ्रॉइड ने सजेस्ट किया कि उनका यूनिवर्सल मीनिंग भी होता है। सो फॉर एग्जाम्पल समवन सीइंग स्नेक, अब स्नेक अपीयर्स अ न्यूट्रल इनोसेंट इमेज। स्नेक जो इमेज ब्रेन में माइंड में आ रही है इन द ड्रीम्स, ही सेड कि इट मे रिप्रेजेंट सेक्शुअल इम्पल्स। तो बहुत सारे लोग may have snakes in the dream and he says that उसका यूनिवर्सल मीनिंग है। तो ये जो स्नेक है ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसका है, सेक्शुअल इम्पल्सेस का। सो दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सो रिमेंबर CDS, कंडेंसेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दीज आर मैकेनिज्म्स यूज्ड इन ड्रीम वर्क। नाउ ऑल्सो फ्रॉइड ने कुछ अदर वेज भी निकाले टू अंडरस्टैंड अनकॉन्शियस माइंड। हमने एक मैकेनिज्म डिस्कस किया, वो था टू अंडरस्टैंड द ड्रीम्स। फ्रॉइड ने कहा कि हम ड्रीम से अनकॉन्शियस माइंड के जो कंटेंट है उसको हम पता कर सकते हैं। देन ही ऑल्सो प्रपोज सम अदर मेथड्स ऑल्सो, कैसे हम अनकॉन्शियस माइंड के कंटेंट को हम पता कर सकते हैं। सो देयर आर अदर वेज बाय विच द कंटेंट माइट क्रॉस द रिप्रेशन बैरियर। सो नेक्स्ट मेथड इज फ्री एसोसिएशन। सो व्हाट इज फ्री एसोसिएशन? फ्री एसोसिएशन में व्हाट फ्रॉइड यूज्ड टू डू, that it's a technique. Freud would ask कि a person to lie down on the couch.
सो फ्रॉइड वुड से कि आप काउच पे लेट जाओ एंड ही वुड लुक द अदर वे, फ्रॉइड दूसरी तरफ देखते थे एंड ही वुड टेल द पर्सन कि माइंड में जो भी आ रहा है, वट एवर इज कमिंग इन योर माइंड कीप ऑन टेलिंग, बिना किसी सेंसरशिप के, किसी थॉट्स को रोकना नहीं है, सेंसर नहीं करना कि क्या मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ या नहीं। फ्रॉइड सेड से वट एवर इज कमिंग टू योर माइंड एंड फ्रॉइड वुड नोट डाउन एंड थ्रू दैट ही ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अनकॉन्शियस माइंड के क्या कंटेंट है। सो एक और मेथड विच फ्रॉइड गेव सो दैट वन कैन अंडरस्टैंड अनकॉन्शियस माइंड इज फ्री एसोसिएशन. So it's a technique in which patient is allowed to speak uninterrupted, saying whatever comes in the mind without any censoring or censorship of any thoughts. तो इसे कहते हैं free association. Now there is one more mechanism which we'll discuss. एक और mechanism through which Freud said that we can understand the content of unconscious mind. वो है slip of the tongue, जिसे बोलते हैं parapraxis. Now sometimes हम कुछ बोल रहे हैं बात करते करते, कुछ हमारे निकल जाता है हमारे माउथ से एंड वी से ओ इट वाज जस्ट बाय मिस्टेक. बट फ्रॉइड ने कहा नहीं, ये जो स्लिप ऑफ द टंग हुआ है, ये जो हमने गलती से बोला है, इट इज़ नॉट अ सिंपल मिस्टेक. इन फैक्ट ही सेड कि ये सिंपल मिस्टेक नहीं है, इट एक्चुअली इज कन्वेइंग सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर अनकॉन्शियस माइंड. इनफैक्ट ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता रहा है. सो दिस इज स्लिप ऑफ द टंग. सो दीज आर सम मेथड्स विच फ्रॉइड सेड जिससे हम अनकॉन्शियस माइंड के कंटेंट्स को पता कर सकते हैं. सो ये थी एक थ्योरी, दैट इज टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड. देन फ्रॉइड ने कुछ और थ्योरीज भी दी अबाउट माइंड. ही सेड इन द स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ माइंड, अगेन फ्रॉइड ने कहा हमारा जो माइंड है इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. अगेन यहाँ पे कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? इड, ईगो एंड सुपर ईगो. नाउ हाउ टू रिमेंबर, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. रिमेंबर जो स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ माइंड हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक पार्ट ऑफ द माइंड स्टार्ट्स विद एस, सुपर ईगो स्टार्ट्स विद एस. सो ऐसे हम याद कर सकते हैं. सो स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ माइंड में कौन कौन से पार्ट हैं? इड, ईगो, सुपर ईगो. टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड में कौन कौन से पार्ट हैं? कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. नाउ फ्रॉइड सेड कि व्हाट आर दीज, लेट्स अंडरस्टैंड कि इड क्या होता है, ईगो क्या होता है और सुपर ईगो क्या होता है. फ्रॉइड सेड कि इड इज बेसिकली इंस्टिंक्टिव ड्राइव. इड हमारी इंस्टिंक्टिव ड्राइव है. जैसे एनिमल्स में इंस्टिंक्टिव ड्राइव होती है, उन्हें जो करना है अभी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए. तो जो इड है इट वर्क्स ऑन, इट इज़ बेस्ड ऑन प्लेजर प्रिंसिपल. सो फ्रॉइड सेड जो इड है इट वांट्स इमीडिएट प्लेजर, अभी के अभी प्लेजर चाहिए. सो इट वांट्स इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन. सो जस्ट लाइक एनिमल्स को अगर सोना है तो वो सो जाएंगे, खाना खाना है तो वो खाना खाएंगे. सो फ्रॉइड सेड जो हमारा इड पार्ट ऑफ माइंड है वो उस तरह ही है. इट वांट्स इंस्टेंट, इमीडिएटली उसको ग्रेटिफिकेशन चाहिए. सो अभी के अभी वट एवर इट वांट्स इमीडिएटली. तो ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है. इट वांट्स इमीडिएट इंस्टेंट प्लेजर. सो ये एक पार्ट ऑफ माइंड है. देन ही सेड देन देयर इज वन मोर पार्ट ऑफ द माइंड, दैट इज सुपर ईगो. सुपर ईगो क्या है? इट इज़ द मॉरल कंपस. ये मॉरल कंपस है, ये हमें बताता है कि मॉरली क्या सही है वो करना चाहिए. सो इट टेल्स अस दैट व्हाट इज़ सोशली एक्सेप्टेबल, जो सोशली एक्सेप्टेबल है वो हमें करना चाहिए. सो इट इंसिस्ट ऑन सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर. नाउ हमारा जो इड है वो तो बेस्ड है प्लेजर प्रिंसिपल पे. तो इड कह रहे हैं नहीं, अभी के अभी जो करना है अभी के अभी करो. सुपर ईगो कह रहे हैं नहीं, जो सही है, जो सोशली एक्सेप्टेबल है वो करना चाहिए. सो अब ये यहाँ पे फिक्शन आ गई, बैलेंस, देयर इज सम प्रॉब्लम इन बैलेंस बिकॉज दोनों ऑपोजिट कह रहे हैं. सो इसको बैलेंस कौन करता है? रिमेंबर, सो दिस इज द थर्ड पार्ट, दैट इज ईगो. ईगो फ्रॉइड सेड इज द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द साइकी. सो फ्रॉइड ने कहा ये एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है माइंड की. इट वर्क्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल. ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करती है, सीइंग कि क्या सही है, पर्टेनिंग टू द सिचुएशन, ये वैसे काम करता है. सो ईगो ट्राइज टू बैलेंस द इड एंड सुपर ईगो. सो दिस इज अनदर मॉडल ऑफ और थ्योरी ऑफ माइंड जो फ्रॉइड ने प्रपोज की थी, स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ माइंड. लेट्स डिस्कस इट विद एन एग्जाम्पल. सपोज देर इज अ स्टूडेंट जो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, you're doing preparing for your exam. So एक स्टूडेंट का एग्जाम आने वाला है, सो ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम एंड उसका इड कह रहे हैं अरे व्हाट आर यू डूइंग, लेट्स गो आउट एंड पार्टी, चलो पार्टी करते हैं, है ना, फन करते हैं. सो इट इज़ वर्किंग ऑन प्लेजर प्रिंसिपल कि अभी प्लेजर चाहिए. सुपर ईगो सेज नो,
ये तो हमारे एग्जाम्स आने वाला है, हमें तो स्टडी करना चाहिए। तो यहाँ पे अब देर इज सम फिक्शन, यहाँ पे अब बैलेंस इज नॉट देयर, सो हु विल कम टू द रेस्क्यू? ईगो आएगा फॉर द बैलेंस। तो ईगो सेज लेट्स स्टडी हाफ अ डे पढ़ाई करते हैं, उसके बाद लेट्स गो आउट एंड एंजॉय। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ माइंड गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। Now Sigmund Freud ne also he tried to combine these two theories. So let's understand that as well. So suppose this is the mind and ये conscious part of mind है. This is pre-conscious and let us say this is the conscious mind. तो फ्रॉइड ने इन दोनों थ्योरीज को भी कंबाइन किया. सो ही सेड जो हमारा इड है, कैन यू अप्रिशिएट, ये जो इड है इट इज़ मोस्टली इन द अनकॉन्शियस माइंड. सो जो इड है वो मोस्टली कहाँ है? अनकॉन्शियस माइंड में. देन ईगो, इफ यू कैन सी, ईगो इज स्कैटर्ड इन ऑल द थ्री पार्ट्स. ये कॉन्शियस में भी है, कुछ पार्ट प्री कॉन्शियस में, थोड़ा सा पार्ट है इवन इन अनकॉन्शियस. वाइल अगेन इफ यू सी इवन सुपर ईगो इज ऑल्सो स्कैटर्ड इन ऑल द थ्री पार्ट्स. सो दिस इज द वे ही ट्राइड टू कंबाइन इन दोनों थ्योरीज को, कि जो इड है वो मोस्टली अनकॉन्शियस रहता है. Ego again it is scattered all throughout these three parts, but again remember unconscious में थोड़ा कम है. Super ego again is scattered throughout these three parts of the mind. So this is, these are the theories जो फ्रॉइड ने दोनों को फिर combine किया. Now also we'll discuss one very important tool, कि हमने बात की थी कि जो ego है वो id को, super ego को बैलेंस करने की कोशिश करता है. सो इट रिक्वायर्स सम टूल्स, कुछ टूल्स की ज़रूरत है, कुछ टेक्निक्स की ज़रूरत है. तो इट यूजेज सम टूल्स जिसे हम बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म्स. सो वी विल डिस्कस डिफेंस मैकेनिज्म्स. सो ये जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, जो टूल्स हैं जो ईगो यूज़ करता है, वो कौन से पार्ट ऑफ द माइंड में यूजुअली आर देयर? सो रिमेंबर दे आर यूजुअली इन द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड ऑफ जहाँ पे ईगो है. सो ईगो का कौन सा पार्ट? अनकॉन्शियस पार्ट में हम देखते हैं देयर इज डिफेंस मैकेनिज्म्स. तो जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, पर्सन इज नॉट अवेयर, बट अनकॉन्शियस माइंड में वो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं जो कि माइंड यूज कर रहे हैं. सो लेट्स कम टू दिस टॉपिक ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म्स. सो लेट्स डिस्कस, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. हम डिटेल में कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म्स डिस्कस करेंगे. एंड अगेन डिफेंस मैकेनिज्म्स को याद करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, डू MCQs. Always try to see all the options. So let's discuss some defense mechanisms. जैसा हमने कहा डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या हैं? These are tools जो कि ईगो यूज़ करता है to prevent development of excessive anxiety. So ये basically टेक्निक्स हैं जो ईगो यूज़ करता है. So as you can see, I made this diagram. So ये ईगो है. Can you appreciate ईगो इड और सुपर ईगो को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है. Also remember, हम बात करेंगे जो सुपर ईगो है इट इज़ नॉट प्रेजेंट एट बर्थ. यूजुअली फ्रॉइड सेड कि इट डेवलप्स, ये जो सुपर ईगो है डेवलप्स बाय 5 to 6 years. तो सुपर ईगो इज़ नॉट प्रेजेंट, बर्थ पे नहीं होता, इट डेवलप्स बाय 5 to 6 years. तो ईगो क्या करता है? इन दोनों को बैलेंस करता है यूजिंग डिफेंस मैकेनिज्म्स. और ये डिफेंस मैकेनिज्म्स मोस्टली क्या हैं? अनकॉन्शियस. सो पर्सन में नॉट बी अवेयर कि वो ये डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, उनका माइंड यूज़ कर रहे हैं. उनके बिहेवियर से हम इट सजेस्ट देखते हैं कि शायद ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं. हाँ, देयर इज़ वन एक्सेप्शन विल डिस्कस. एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कॉन्शियस है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म मोस्टली क्या है? अनकॉन्शियस. सो विल डिस्कस 4 कैटेगरीज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म्स. सो डिफेंस मैकेनिज्म्स को हम 4 कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे. पहला कैटेगरी है नार्सिसिस्टिक डिफेंसेस. नार्सिसिस्टिक डिफेंसेस ये बड़े प्रिमिटिव डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं. Then we'll talk about immature defense mechanisms. Then हम बात करेंगे neurotic defense mechanisms की, and also we'll talk about lastly mature defense mechanisms की. So defense mechanisms को we can divide into 4 categories. सबसे primitive, if आपसे कोई पूछे सबसे primitive defense mechanisms कौन से हैं, remember it is the narcissistic डिफेंस मैकेनिज्म्स जो बहुत प्रिमिटिव हैं. अगेन मोर मेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म्स हम यूज़ करेंगे द बेटर इट इज़. हम डिस्कस करेंगे विद सम एग्जांपल्स दीज डिफेंस मैकेनिज्म्स. तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म जो हम डिस्कस करेंगे वो है नार्सिसिस्टिक डिफेंसेस और नार्सिसिस्टिक डिफेंस मैकेनिज्म्स. सो इसमें हम डिस्कस करेंगे P प्रोजेक्शन, डिनाइल, D फॉर डिनाइल, एंड ऑल्सो इनफैक्ट हम एक डिफेंस मैकेनिज्म ऑलरेडी
हमने डिस्कस किया था पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। इफ़ यू रिमेंबर, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में हमने कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म डिस्कस किया था? स्प्लिटिंग, इवन स्प्लिटिंग, ऑल और नन फिनोमिना या ऑल ब्लैक ऑल वाइट, वो जो हमने डिस्कस किया था वो क्या है? दैट इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म जो आता है नार्सिसिस्टिक डिफेंसेस में। सो इनफैक्ट हम याद कर सकते हैं नार्सिसिस्टिक डिफेंसेस को विद द निमोनिक। सो हमने अभी डिस्कस किया कि स्प्लिटिंग कहाँ था? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में डिस्कस किया था। सो रिमेंबर PDs, P फॉर प्रोजेक्शन, D फॉर डिनाइल एंड S फॉर स्प्लिटिंग। सो लेट्स डिस्कस प्रोजेक्शन और डिनाइल क्या होता है। स्प्लिटिंग हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज प्रोजेक्शन। ना प्रोजेक्शन के नाम से ही पता चल रहा है कि व्हाट इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में क्या हो रहा है? पर्सन प्रोजेक्ट्स हिज ओन डिज़ायर्स, अपने खुद के अनकॉन्शियस माइंड के डिज़ायर्स, कॉन्फ्लिक्ट को किसी और पे प्रोजेक्ट कर रहा है। सो प्रोजेक्टिंग हिज ओन डिज़ायर्स ऑन टू समवन एल्स। तो ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है? प्रोजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से एक पर्सन है मिस्टर P फॉर प्रोजेक्शन ऐसे याद कर लेते हैं, हु इज़ कमिटिंग एडल्ट्री। तो उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। सो उसका खुद का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बट वो कन्विंस हो गया कि उसकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। सो उसने क्या किया? अपनी जो अनकॉन्शियस माइंड का जो कंटेंट था उसको किस पे प्रोजेक्ट कर दिया? प्रोजेक्टेड टू हिज वाइफ। सो ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है यहाँ पे? प्रोजेक्शन। सो दिस इज हाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो सीइंग द सिचुएशन, सीइंग द बिहेवियर, हमें पता चलता है कि कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म मे बी इन टू प्ले। सो व्हाट इज हैपनिंग? सो देयर इज टू मच स्ट्रेस। सो क्या हो रहा है कि माइंड उस स्ट्रेस को कम करने के लिए इज यूजिंग द डिफेंसेस, दीज डिफेंस मैकेनिज्म्स। सो ये कहाँ मिल सकता है? रिमेंबर दिस मे बी सीन इन साइकोसिस। सो इन साइकोसिस जैसे कि डिल्यूजन्स में डेवलप बिकॉज ऑफ सम ऑफ दीज डिफेंसेस। सो ये जो डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी इस केस में डेवलप हुई है, इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रोजेक्शन। सो दिस इज वन नार्सिसिस्टिक डिफेंस मैकेनिज्म। सेकेंड इज डिनाइल। अगेन ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर, ये जो डिफेंसेस हैं इनके नाम से हमें इट बिकम्स वेरी इजी टू रिमेंबर। डिनाइल का मतलब है रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द रियलिटी। सो रियलिटी को डिनाई करना, नॉट अलाउइंग द रियलिटी टू पेनिट्रेट इन, रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द रियलिटी यूज टू अवॉइड बिकमिंग अवेयर ऑफ सम पेनफुल स्टिमुलस। सो पेशेंट क्या कर रहा है कि जो रियलिटी है उसको पेनिट्रेट नहीं होने दे रहा, बिकॉज इट इज़ समथिंग पेनफुल इज देयर। सो जो पेनफुल स्टिमुलस है उसको अवॉइड कर रहा है, उसको कॉन्शियस माइंड में पेनिट्रेट ही नहीं करने दे रहा। सो दिस इज डिनाइल। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। सो सपोज एक वाइफ है जो कुक कर रही है फूड एंड रेडियो चल रहा है साइड में, और रेडियो में खबर आ रही है दैट हर हस्बैंड जो एक सोल्जर हैं, वॉर फ्रंट पे हैं, उनकी डेथ हो गई। सो न्यूज़ तो उन्होंने सुनी, बट शी कंटिन्यूड कुकिंग एज एफ कुछ हुआ ही नहीं। सो क्या हुआ कि जैसे ही न्यूज़ इट एंटर्ड द माइंड, सो इट्स अ वेरी डिस्ट्रेसिंग न्यूज़। तो माइंड ने क्या किया? इस न्यूज़ को, रियलिटी को पेनिट्रेट ही नहीं होने दिया इन द कॉन्शियस माइंड। सो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म माइंड ने यूज़ किया? डिनाइल। सो डिनाइंग द रियलिटी टू पेनिट्रेट इन, तो ये है डिनाइल। एंड ऑफ कोर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब क्या है? ऑल और नन फिनोमिना। या तो पर्सन सब कुछ गुड देख रहा है एक पर्सन में या एक सिचुएशन में, या सब कुछ बैड देख रहा है। स्प्लिटिंग कहाँ होता है? बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सो ये थे सम इम्पॉर्टेंट नार्सिसिस्टिक डिफेंस मैकेनिज्म्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे इमेच्योर डिफेंसेस की और इमेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म। अगेन विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट वंस एंड हम याद कर सकते हैं बाय द निमोनिक रास। R फॉर रिग्रेशन, A फॉर एक्टिंग आउट एंड S फॉर सोमेटाइजेशन। लेट्स डिस्कस व्हाट आर दीज डिफेंस मैकेनिज्म्स। तो R का मतलब रिग्रेशन। अगेन रिग्रेशन जो टर्म है उससे हमें क्या पता चल रहा है? रिग्रेस कर जाना, पुरानी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में वापस चले जाना। सो रिग्रेशन का मतलब क्या है? रिटर्न टू अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, पुरानी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में वापस चले जाना, टू अवॉइड एनजाइटी ऑफ लेटर स्टेजेस। सो जो लेटर स्टेजेस हैं उसकी एनजाइटी इतनी ज़्यादा है दैट पर्सन रिग्रेसेस टू द अर्लियर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, पुरानी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में रिग्रेस कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड है, बड़ा स्ट्रेसफुल डे रहा एंड ही कम्स होम, एंड जब वो घर पे आता है तो ही स्टार्ट्स टॉकिंग टू हिज वाइफ इन बेबी टॉक्स, ओ माई शोना, ओ माई नोना। सो ये क्या है? एज इफ ही इज रिग्रेस टू द अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट टू एक्ट चाइल्डिश और एक्टिंग लाइक यंगर सेल्फ, ये है रिग्रेशन। एक और एग्जाम्पल लेट अस से देयर इज अ चाइल्ड, अ 10-year-old बॉय
हु हैज़ नाउ कंट्रोल ओवर हिज ब्लैडर. सो अभी कंट्रोल है ब्लैडर में, हम कहते हैं बाय 5 years ऑफ एज. सो देर इज़ कंट्रोल ऑफ ब्लैडर. नाउ 10 years की एज है एंड हिज सिबलिंग इज़ बॉर्न. सो हिज यंग ब्रदर इज़ बॉर्न और सिस्टर इज़ बॉर्न. सो अब सिबलिंग राइवलरी है. सो देर इज स्ट्रेस. सो नाउ ही अगेन स्टार्ट्स बेड वेटिंग. सो अर्लियर देर वॉज कंट्रोल, पूरा कंट्रोल आ गया था ब्लैडर पे, बट अब फिर से एज इफ ही इज रिग्रेस्ड, पुरानी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में रिग्रेस कर गया. तो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म माइंड इज यूजिंग? दैट इज रिग्रेशन. नाउ नेक्स्ट इज एक्टिंग आउट. सो हमने बोला था निमोनिक, रास आर वॉज रिग्रेशन, ए इज एक्टिंग आउट. एक्टिंग आउट का मतलब है जो अनकॉन्शियस विशेज हैं दे आर इनैक्टेड इन द बिहेवियर. हम उन्हें अपने बिहेवियर में इनैक्ट करते हैं टू अवॉइड बीइंग अवेयर ऑफ देम. सो अगेन मैनी ऑफ अस इनफैक्ट में यूज़ दिस. सो समटाइम्स ऐसा होता है कि हम अकेले जा रहे हैं रात को, अकेले सुनसान गली है एंड हमें अंदर से थोड़ा डर लग रहा है. व्हाट वी डू, वी स्टार्ट सिंगिंग सॉन्ग या वी स्टार्ट टू विसल. सो विसल इन द डार्क. तो ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है? दिस इज एक्टिंग आउट. तो हमारे जो अनकॉन्शियस विशेज हैं हम उनको अपने बिहेवियर में इनैक्ट कर रहे हैं. अनदर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, ही इज एंग्री ऑन हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड पे उसे गुस्सा आया, बट रादर देन सेइंग ही क्या करता है, वो गलती से उस पर एक बुक थ्रो कर देता है. अगेन जानबूझ के नहीं की, गलती से हो गई. सो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है यहाँ पे? एक्टिंग आउट. सो अनकॉन्शियस विशेज बिहेवियर में इनैक्ट हो रही हैं. सो अगेन नाम से पता चल रहा है वी आर एक्टिंग आउट ऑन आर अनकॉन्शियस विशेज और कॉन्फ्लिक्ट्स. So RAS, S is somatization. अगेन सोमेटाइजेशन, सोमैटिक का मतलब है बॉडीली सिम्टम्स. तो सोमेटाइजेशन का मतलब है जो अनकॉन्शियस फीलिंग्स हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू बॉडीली और फिजिकल सिम्टम्स. अगेन हमने डिस्कस भी किया था इनफैक्ट सोमेटाइजेशन में कि द स्ट्रेस इज कन्वर्टेड इनटू सोमैटिक सिम्टम्स. तो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज हो रहा है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर में? सोमेटाइजेशन. वेरी कॉमन इट हैपन्स कि हम पढ़ाई कर रहे हैं एंड देर इज़ टू मच स्ट्रेस कि हमें हेडेक होने लगता है एंड सडनली जैसे ही बुक बंद की हेडेक गोज अवे. सो ये जो हेडेक है व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ बेसिकली सोमेटाइजेशन. सो गेटिंग हेडेक while giving exam, while studying for exam. So this is somatization. So these are some important immature defense mechanisms. Next हम बात करेंगे neurotic defense mechanisms की. Now again we'll discuss some of these important neurotic defense mechanism and मैं आपको एक mnemonic दूंगा, एक trick दूंगा so that we will remember these neurotic defenses. So see here, हमारे पास 3 I's हैं and we have 3 D's और हमारे पास 3 R's हैं. सो न्यूरोटिक डिफेंस मैकेनिज्म्स हम कैसे याद करेंगे? सो वी विल रिमेंबर इट विद दिस निमोनिक. हमने 3 Idiots मूवी, सो 3 Idiots मूवी आई होप आपने देखी हो अगर. सो 3 Idiots हमने मूवी देखी इन 3D इन 3rd row. सो दिस इज हाउ वी विल रिमेंबर द न्यूरोटिक डिफेंस मैकेनिज्म्स. सो वी हैव 3 I's, 3 Idiots. हमने मूवी देखी इन 3D 3Ds इन 3rd row. 3 R's. So let's discuss them one by one. पहले हम सारे I's डिस्कस करते हैं. So पहला I है intellectualization. Now again see the name intellectualization. मतलब क्या यूज़ हो रहा है? इंटेलेक्ट. इंटेलेक्ट मतलब इंटेलिजेंस. यहाँ पे the person is using excessive intellect. So excessive use of intelligence, इंटेलेक्ट को यूज़ कर रहा है to escape from painful emotions. सो माइंड क्या कर रहा है? जो पेनफुल इमोशन है उसको कैसे हैंडल कर रहा है? बाय यूज़ ऑफ इंटेलिजेंस. फॉर एग्जांपल आप देखते हो वार्ड में हमने या ओपीडी में एक पेशेंट को रिपोर्ट के बाद उसको बताया कि उसको मेटास्टैटिक ट्यूमर है. सो आई वी आर सेइंग कि ही हैज़ ग्रेड 4 लेटर से पैनक्रियाटिक कैंसर. हम पेशेंट को बोल रहे हैं यू हैव लेस टाइम. तो बड़ी डिस्ट्रेसिंग न्यूज़ हमने पेशेंट को दी, बट पेशेंट हमसे पूछ रहे हैं कि सर व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ पैनक्रियाटिक ट्यूमर, व्हाट इज़ द हिस्टोपैथोलॉजी, क्या होती है पैनक्रियाज की एनाटमी क्या होती है. तो वो कैसे डील कर रहे हैं इसको? बाय फोकसिंग ऑन टेक्निकल एस्पेक्ट्स. तो वो क्या यूज़ कर रहा है? अपना इंटेलेक्ट यूज़ कर रहा है. सो दिस इज इंटेलेक्चुअलाइजेशन. सो एक्चुअल इमोशन नहीं हो रहा शो उसके फेस पे, इज नॉट अपियरिंग सो मच डिस्ट्रेस, बट वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहा है? इंटेलेक्चुअलाइजेशन. सो दिस इज फर्स्ट आई. नेक्स्ट आई इज इनहिबिशन. इनहिबिशन का मतलब है अनकॉन्शियसली लिमिटिंग एन एम. एक एम को अनकॉन्शियसली उसको लिमिट कर देना एंड एक्सेप्टिंग पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर. तो पार्शियली उसको फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर को एक्सेप्ट कर लेना. तो जो एम थी
उसको लिमिट कर दिया और पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर को एक्सेप्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, ही वांटेड टू क्लियर MBBS बट वो नहीं हो पाया, सो नाउ ही हैज़ बिकम अ वेटनरी डॉक्टर, ही हैज़ बिकम अ डॉक्टर ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर हो गया। सो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है? इनहिबिशन। नेक्स्ट आई इज आइसोलेशन ऑफ अफेक्ट। अफेक्ट क्या होता है? अफेक्ट इज फीलिंग्स, इमोशंस। तो आइसोलेशन ऑफ अफेक्ट, अपने इमोशंस को सेपरेट कर दिया। सो आइसोलेटिंग वंस इमोशन, सेपरेटिंग इमोशंस रिलेटेड टू द स्ट्रेसफुल इवेंट, बट रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया, रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया, बट जो अपने इमोशंस थे उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से उसको आइसोलेट कर लिया, उसको अलग कर लिया। तो आइसोलेशन ऑफ अफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगेन लेट अस से हम एक पेशेंट को बोलते हैं कि आपको लंग कैंसर है, सो दैट पर्सन गोज टू द फैमिली एंड फैमिली को बताता है कि मुझे लंग कैंसर डायग्नोज हुआ, बट विदाउट एनी इमोशंस। तो अपने इमोशंस को उसने क्या किया, उस स्ट्रेसफुल इवेंट से दूर कर लिया, सेपरेट कर लिया, आइसोलेट कर लिया। सो ये है आइसोलेशन ऑफ अफेक्ट। सो ये थे 3 I's हमने डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करते हैं 3 D's। सो नेक्स्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है अनकॉन्शियस शिफ्टिंग ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। पर्सन क्या कर रहा है, जो अनकॉन्शियस इम्पल्स है उसको एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे डिस्प्लेस कर रहा है टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। तो ये है डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से एक हस्बैंड को गुस्सा आया बॉस पे, बॉस ने उसे डांटा तो उसे गुस्सा आया, ही कम्स होम एंड ही शाउट्स ऑन द वाइफ। तो उसने क्या किया, अपना एंगर बॉस के टूवर्ड्स था उसको डिस्प्लेस कर दिया किस पे, वाइफ पे। अब वाइफ को आया गुस्सा, शी गोज एंड स्कॉल्ड्स द सन। अब सन को आया गुस्सा, ही गोज एंड पंचेज हिज टॉयज। तो कैन यू सी कि कैसे जो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट है वो डिस्प्लेस हो रहा है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। तो ये है डिस्प्लेसमेंट। तो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पे यूज हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट इज डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब क्या है? सेपरेशन ऑफ वन और मोर मेंटल फंक्शन। इनफैक्ट हमने डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में डिस्कस किया था। सो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स का मतलब क्या है? सेपरेशन ऑफ वन मेंटल फंक्शन फ्रॉम रिमेनिंग फंक्शंस टू अवॉइड डिस्ट्रेस। तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज होता है? डिसोसिएशन का। सो फॉर एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था डिसोसिएटिव एमनीजिया। वहाँ पे क्या हो रहा था कि मेमोरी इज गेटिंग डिसोसिएटेड फ्रॉम अदर फंक्शन। सो एक पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल इवेंट की मेमोरी पर्सन इज नॉट एबल टू रिमेंबर, उसको याद नहीं है, तो मेमोरी डिसोसिएट हो गई अदर फंक्शन से। सो एग्जाम्पल, अ पर्सन वॉज किडनैप्ड एंड टॉर्चर्ड एंड सेज दैट इट वॉज एज इफ ही वॉज फ्लोटिंग ऑन द सीलिंग एंड वॉचिंग इट। तो उसको लग रहा था कि उसको टॉर्चर किया गया, किडनैप किया गया। तो माइंड ने क्या किया, कौन सा डिफेंस यूज किया? डिसोसिएशन। सो एज इफ ही इज डिसोसिएटेड, वन मेंटल फंक्शन बाकी सब फंक्शन से डिसोसिएट हो गया। सो ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है? डिसोसिएशन। एंड नेक्स्ट डी अगेन, दिस इज अनडूइंग। अनडूइंग को अगेन हम डी की तरह याद कर सकते हैं। अनडूइंग, अनडूइंग का मतलब है एन एक्ट टू नलिफाई अ प्रीवियस एक्ट। एक एक्ट करना ताकि पुरानी एक्ट नलिफाई हो जाए। सो अगेन मैनी ऑफ अस डू दिस कि कोई हमारे माइंड में ऐसा नेगेटिव बुरा थॉट आता है, हम क्या करते हैं? टचवुड। सो एज इफ वी आर नलिफाइंग दैट प्रीवियस थॉट। सो टचवुड इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ अनडूइंग। एक और एग्जाम्पल, अ मैन इज सेक्शुअली प्रोवोक्ड बाय सीइंग अ वुमेन आउटसाइड। एक वुमेन को देख के सेक्शुअली प्रोवोक हुआ, तो इसको अंडू करने के लिए व्हाट ही डिड, वो गया घर पे एंड ही बॉट फ्लावर्स, अपनी वाइफ के लिए फ्लावर्स लेके आया। सो दिस इज व्हाट अनडूइंग, ही इज ट्राइंग टू नलिफाई अ प्रीवियस एक्ट। तो यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म है अनडूइंग। सो ये थे 3 Ds। सो हमने डिस्कस किया 3 Idiots मूवी हमने 3D में देखी इन 3rd row। सो अब हम डिस्कस करते हैं 3 Rs। पहला है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन अगेन नाम से ही हमें पता चल रहा है कि रैशनलाइज करना अपने अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स को। सो गिविंग सम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। अपने अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स को रैशनलाइज करने की कोशिश करना, कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करना। अगेन मेनी टाइम्स इट इज सीन इन सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स। इनफैक्ट सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स में 2 कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म जो हम देखते हैं, वन इज दिस, ये है रैशनलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है जो अल्कोहल पी रहा है एंड वो कह रहा है कि सर मैं अल्कोहल तो इसलिए पीता हूँ बिकॉज अल्कोहल लेने से मेरे बॉडी के सारे जर्म्स मर जाते हैं। तो वो अपने अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है,
रैशनल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा है. एंड वन मोर डिफेंस मैकेनिज्म इज डिनाइल. इवन डिनाइल कैन अकर इन सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर. पेशेंट में से नहीं सर मैं तो अल्कोहल लेता ही नहीं, कभी कभी, बट फैमिली मेम्बर से पूछो नहीं सर ही इज टेकिंग डेली 1 बॉटल. पेशेंट नो सर ओनली इन पार्टीज, बिल्कुल कंट्रोल में है. सो यहाँ है डिनाइल. सो दीज आर डिफेंस मैकेनिज्म जो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में आर सीन. सो वी हैव डिस्कस रैशनलाइजेशन. नेक्स्ट आर लेट्स डिस्कस रिएक्शन फॉर्मेशन. नाउ रिएक्शन फॉर्मेशन के नाम से ही पता चल रहा है कि समथिंग इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ऑपोजिट. रिएक्शन फॉर्मेशन, अनएक्सेप्टेबल इंपल्स क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है इनटू ऑपोजिट. ऑपोजिट में ट्रांसफॉर्म हो जाना. फॉर एग्जांपल एक बॉय है जो फैसिनेटेड है पोर्नोग्राफी से एंड वो क्या करता है, अब ऑर्गेनाइज करता है एंटी पोर्नोग्राफी कैंपेन. तो क्या हो गया, जो अनएक्सेप्टेबल इंपल्स थी वो कन्वर्ट हो गई ऑपोजिट में. तो ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है, रिएक्शन फॉर्मेशन. नेक्स्ट आर जो हम डिस्कस करेंगे, जो लास्ट आर है वो है रिप्रेशन. नो रिप्रेशन अगेन नाम से ही पता चल रहा है, रिप्रेस करना, आइडिया और फीलिंग को एलिमिनेट करना फ्रॉम कॉन्शियसनेस विच यू कैन नॉट एक्सेस. मतलब जो फीलिंग थी, जो कॉन्फ्लिक्ट था वो कॉन्शियसनेस से एलिमिनेट हो गया एंड उसको अब हम एक्सेस नहीं कर पा रहे. मतलब पर्सन यू फॉरगेट एंड देन यू फॉरगेट कि यू हैव फॉरगॉटन. तो आप चीज़ भूल गए हो बट आप ये भी भूल गए हो कि आप कुछ भूले हो. तो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है, रिप्रेशन का. सो अगेन आई रिपीट दिस, आइडिया और फीलिंग जो है वो एलिमिनेट हो गई कॉन्शियसनेस से, बट ये भी है कि अब हम ये भी भूल गए कि वो कुछ ऐसा हुआ था कि हम कुछ भूले हैं. सो दिस इज रिप्रेशन. फॉर एग्जाम्पल एक चाइल्ड है, उसको उसकी मदर ने अब्यूज़ किया बट उसको अब कोई मेमोरी नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था. सो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है, रिप्रेशन. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म्स थे हमने डिस्कस किए, न्यूरोटिक डिफेंस मैकेनिज्म्स. लास्ट डिफेंस मैकेनिज्म कौन से हैं, मैच्योर डिफेंसेस. सो अगेन विल डिस्कस मैच्योर डिफेंसेस विद अ निमोनिक. यहाँ पे निमोनिक यू कैन रिमेंबर ऐश, है ना, वी से एग्जाम के बाद ऐश ही ऐश है. सो ऐश. सो A3S2H1. सो 3 A हैं, कौन कौन से, ऑल्ट्रुइज्म, एंटिसिपेशन, एसेटिसिज्म. 2 S हैं, सब्लिमेशन एंड सप्रेशन, एंड 1 H इज देयर, ह्यूमर. So let's discuss all these defenses. So altruism का मतलब है constructive gratifying service for others. दूसरों के लिए सर्विस करना, दूसरों के लिए काम करना. To deal with one own's feeling. So much so चाहे अपना नुकसान हो जाए. So this is altruism. Or even if it is detrimental to self, चाहे अपने लिए हार्म हो जाए बट दूसरों के लिए सर्विस करना. So this is altruism. You know, if you've seen this movie or known about this person, so Manji the mountain man, he could not save his wife, you know, could not take her to the hospital at time. तो उन्होंने क्या किया, it took years and years, और उन्होंने mountain में से he made a path. So this is, you know, doing gratifying service for others. तो कौन सा defense mechanism है, altruism. Next is anticipation. Now again हमें नाम से ही पता चल रहा है what is anticipation. Realistically anticipate करना, कि पहले से ही anticipate करना कि कुछ होने वाला है, कुछ फ्यूचर डिस्कम्फर्ट होने वाली है और उसके लिए पहले से ही प्लान करना. सो एंटिसिपेशन मतलब पता है कि कुछ हो सकता है गड़बड़, तो उसके लिए पहले से ही तैयार हो जाना, ये है एंटिसिपेशन. सो फॉर एग्जांपल चाइल्ड हैज़ फेल्ड इन द एग्ज़ाम और अब वो घर जाते जाते अपने माइंड में सोच रहा है कि क्या एक्सक्यूज़ देना है मम्मा पापा को कि क्यों एग्ज़ाम में फेल हो गए. तो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म इस सिचुएशन में यूज़ हो रहा है, एंटिसिपेशन. एंड नेक्स्ट ए इज़ एसेटिसिज्म. एसेटिसिज्म, एसेटिक मतलब मॉन्क लाइक. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इरेडिकेटिंग, सारे प्लेजर्स को छोड़ देना. सो इरेडिकेटिंग द प्लेजरेबल इफेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस, यू नो सारी ग्रेटिफिकेशंस को छोड़ देना, रिनंसिएट कर देना, सब कुछ छोड़ देना. सो एसेटिसिज्म, दिस इज एसेटिसिज्म. फॉर एग्जाम्पल मिसेज एम, शी रिफ्यूज टू ईट, वो खाना भी नहीं खा रहे, यू नो, टिल हर कंपनी प्रोजेक्ट गेट्स कंप्लीटेड. सो यहाँ पे क्या है कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, you know, till the time her company project complete नहीं होता, she is not taking care of herself, she is not eating. So this is कौन सा defense mechanism है, asceticism. So these are 3 defense mechanisms हमने discuss किए mature में, which starts with A. अब डिस्कस करते हैं 2 defense mechanisms जो start होते हैं S से. So next is sublimation. Sublimation क्या होता है, transformation of unacceptable impulse. एक unacceptable impulse है, वो सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाता है. रिमेंबर एस
फॉर सब्लिमेशन, ऐसे याद कर सकते हैं, इनटू सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, ये है सब्लिमेशन. फॉर एग्जाम्पल किसी को गुस्सा आया, सो अ चाइल्ड गेट्स एंग्री ऑन बीइंग स्कोल्डेड एट होम, घर पे उसको स्कोल्ड किया, डांटा गया, उसको बड़ा गुस्सा आया. अब वो क्या करता है, जो अपना अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स से गुस्सा है उसको जाके क्रिकेट मैच में ही स्कोर्स अ सेंचुरी फॉर हिज टीम के लिए 100 रन बना दिए. तो क्या किया, जो अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स थी उसको सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर में कन्वर्ट किया. आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप जाके रनिंग करके आओ. सो ये क्या है, हमने अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स को कन्वर्ट किया सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर में. तो ये है सब्लिमेशन. नेक्स्ट एस इज सप्रेशन. अभी तक हमने डिस्कस किया था कि जो ये डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं यूजुअली ये अनकॉन्शियस हैं. मैंने आपको कहा एक डिफेंस मैकेनिज्म है, विल डिस्कस, जो कि कॉन्शियस है. सो रिमेंबर दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, ये है कॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म. सो कॉन्शियसली डिसीजन को पोस्टपोन करना, सो पोस्टपोनिंग अटेंशन टू अ कॉन्फ्लिक्ट. तो हम कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट पे अभी अटेंशन नहीं दे रहे. वेरी कॉमन एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट इज स्टडिंग और अभी कुछ दिनों से बहुत पढ़ाई की, अब उसको लग रहा है नहीं, अब एक दिन के लिए आई विल टेक अ ब्रेक, आई विल फॉरगेट एवरीथिंग, और एक दिन के लिए आई विल रिलैक्स एंड टेक अ ब्रेक. तो कॉन्शियसली वो डिसाइड कर रहा है टू पोस्टपोन अटेंशन टू अ कॉन्फ्लिक्ट. तो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है यहाँ पे, सप्रेशन. लास्ट इज एच, ह्यूमर. नाउ ह्यूमर का मतलब है यूजिंग ह्यूमर, यूजिंग कॉमिक, यूजिंग ह्यूमर to deal with unpleasant situation. You might have seen in college also sometime, somebody, किसी student का वाइवा हुआ तो वाइवा बहुत अच्छा नहीं हुआ. So वाइवा में very difficult questions were asked and he could not answer. But बाहर आके ही से अरे this happened, ये हुआ, वो बड़े comically उसको laughing way में ही telling. तो कौन सा defense mechanism है, humor. Another example, एक man है, he comes out and laughs after getting scolded by the boss. तो boss ने बहुत डांटा, बट बाहर आके उसको बड़ा कॉमिक वे में, ह्यूमरस वे में उसको एक्सप्लेन किया लोगों को. तो ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है यहाँ पे, ह्यूमर. सो एज यू कैन सी अगेन मोर मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं, द मोर बेटर इट इज. तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म्स जो हमने डिस्कस किया. अगेन लेट्स क्लब सम ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म जो ओसीडी में हमने डिस्कस किया था. ओसीडी में भी कि कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म्स यूज होते हैं. मैंने आपको एक निमोनिक वहाँ डिस्कस किया था वीडियो में, दैट वाज IUDR. तो अब हम we can now again remember that defenses. तो पहला था isolation of affect, हम डिस्कस कर चुके हैं. undoing, displacement and reaction formation. तो ये थे defense mechanisms, some important defense mechanisms which are seen in OCD. phobias में you can remember DRI, dry, displacement, repression, inhibition. and substance use disorder में हम already डिस्कस कर चुके हैं. एक है rationalization और दूसरा है denial. So these are some important defense mechanisms हमने डिस्कस किए, along with कुछ disorders में भी कौन कौन से defenses that are seen. Now Freud also gave stages of psychosexual development, जिसे हम theories of personality में भी consider करते हैं. So this is one of the theories of personality. So what is this stages of psychosexual development? Freud ने कहा that all of us pass through some stages. सो फ्रॉइड ने 5 स्टेजेस दी थी, जिसे फ्रॉइड सेड दीज आर स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट. सो फ्रॉइड प्रपोज्ड 5 स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट एंड ही सेड कि अगर देर इज़ सम अरेस्ट इन डेवलपमेंट, किसी भी स्टेज में डेवलपमेंट में अगर अरेस्ट हो जाता है, अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है एट अ पर्टिकुलर स्टेज, तो उसे फ्रॉइड ने कहा फिक्सेशन. तो अगर हम किसी स्टेज में वी आर पासिंग थ्रू दैट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, और अगर किसी स्टेज में अरेस्ट हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं व्हेन वी आर पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर स्टेज, तो फ्रॉइड ने उसको कहा फिक्सेशन. हम उस स्टेज में फिक्सेटेड हैं, दैट देयर इज फिक्सेशन इन दैट स्टेज. एंड फ्रॉइड सेड दैट कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ सम साइकाइट्रिक डिसऑर्डर. सो 5 स्टेजेस फ्रॉइड ने प्रपोज की कि हम सब उन 5 स्टेजेस को क्रॉस करते हैं, पास करते हैं. एंड अगर किसी पर्टिकुलर स्टेज के डेवलपमेंट में देर इज सम अरेस्ट, जिसे फ्रॉइड ने कहा फिक्सेशन, तो क्या होता है, दैट कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ सम साइकाइट्रिक डिसऑर्डर. कुछ साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स कैन डेवलप. तो हम डिस्कस करेंगे वो स्टेजेस को भी, एंड कौन से साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स कैन अकर इन सम ऑफ दो स्टेजेस, हम वो भी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट स्टेज. पहली जो स्टेज है साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में, वो है ओरल स्टेज. ओरल स्टेज इज़ फ्रॉम बर्थ. सो ये बर्थ से लेके 1.5 ईयर्स तक एज तक होती है. एंड फ्रॉइड ने कहा इस एज में, इनफैक्ट हम देखते भी हैं कोई भी चाइल्ड इस स्टेज में होता है, व्हाट ही डज
कि एनीथिंग ही टेक्स इन द माउथ। सो फ्रॉइड ने कहा कि यहाँ पे जो प्लेजर है वो डिराइव हो रहा है थ्रू ओरल कैविटी या ओरल ग्रेटिफिकेशन से, जैसे बाइटिंग, च्यूइंग, सकिंग, इससे चाइल्ड को प्लेजर मिल रहा है। एंड अगर इस स्टेज में डेवलपमेंट में देर इज सम अरेस्ट, फिक्सेशन होती है, सो लेटर ऑन चाइल्ड कैन डेवलप, क्या हो सकता है, कैन डेवलप स्किज़ोफ्रेनिया और सब्सटेंस डिपेंडेंस। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज, ये पहली स्टेज है, ओरल स्टेज। सो रिमेंबर, ओरल स्टेज बेसिकली मीन्स कि ग्रेटिफिकेशन ओरल कैविटी से ओरल ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है, और अगर फिक्सेशन होती है तो स्किज़ोफ्रेनिया एंड सब्सटेंस डिपेंडेंस हो सकते हैं। नेक्स्ट इज एनल स्टेज। एनल स्टेज कहाँ से कहाँ तक है? इट इज़ फ्रॉम 1.5 to 3 ईयर्स तक एज। और यहाँ पे जो मेजर साइट है ग्रेटिफिकेशन की, फ्रॉइड ने कहा वो है एनल। सो थ्रू एक्सक्रीशन, पासिंग ऑफ फीसेस, उससे चाइल्ड को ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, अगर इस स्टेज में फिक्सेशन होती है, वन वेरी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर जो हमें याद रखना है, दैट इज OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है। एंड ऑल्सो हमने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी डिस्कस किया था, कौन सी पर्सनैलिटी? रिमेंबर, OCPD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सो ये सेकेंड जो स्टेज है वो है एनल स्टेज। यहाँ पे ग्रेटिफिकेशन हो रहा है थ्रू एनल रूट, एंड अगर फिक्सेशन होता है इस स्टेज में तो OCD एंड OCPD कैन अकर। थर्ड इज फैलिक स्टेज। नाउ फैलिक स्टेज होती है फ्रॉम 3 to 5 ईयर्स। तो थर्ड स्टेज है फैलिक स्टेज। पहली स्टेज हमने डिस्कस की एनल, सेकंड था, फर्स्ट हमने डिस्कस किया ओरल, सेकंड था एनल स्टेज, एंड थर्ड जो है वो है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज में यहाँ पे जो प्लेजर चाइल्ड को मिल रहा है, इट इज़ थ्रू द जेनाइटल एरिया। सो यहाँ पे समटाइम वी सी चाइल्ड इन दिस एज में बी स्टिमुलेटिंग द जेनाइटल्स। तो जेनाइटल एरिया में स्टिमुलेशन से चाइल्ड को इज़ गेटिंग ग्रेटिफिकेशन। और अगर यहाँ पे फिक्सेशन होता है, द चाइल्ड में डेवलप हिस्टीरिया। इनफैक्ट हमने डिस्कस किया था डिसऑर्डर्स जैसे कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, कन्वर्जन डिसऑर्डर्स, वो सारे हमने डिसऑर्डर्स जो डिस्कस किए थे, हमने कहा था पहले हम टर्म कौन सी यूज़ करते हैं फॉर दीज डिसऑर्डर्स? हिस्टीरिया। सो ऑल दीज डिसऑर्डर्स में अकर बिकॉज ऑफ फिक्सेशन, कौन सी स्टेज में? फैलिक स्टेज में, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो इवन सेक्शुअल डेविएशंस कैन ऑल्सो अकर बिकॉज ऑफ फिक्सेशन, कौन सी स्टेज में? फैलिक स्टेज में। ऑल्सो इन फैलिक स्टेज हम कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिनाज भी डिस्कस करेंगे। वन इंपॉर्टेंट फिनोमिना जो फ्रॉइड ने सजेस्ट किया था फैलिक स्टेज में होता है वो है ओडिपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। सो फ्रॉइड सेड कि इस स्टेज में द चाइल्ड में डेवलप ओडिपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो ये ओडिपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बेसिकली व्हाट इज इट? इसका मतलब है, फ्रॉइड सेड कि यहाँ पे चाइल्ड इज अट्रैक्टेड टू द ऑपोजिट जेंडर पेरेंट। तो जो ऑपोजिट जेंडर पेरेंट है उससे चाइल्ड का अट्रैक्शन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेल चाइल्ड है सो इज़ अट्रैक्टेड टू द मदर, और फीमेल चाइल्ड है तो इज़ अट्रैक्टेड टू द फादर। सो ये है ओडिपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। लेट्स डिस्कस। सो मेल चाइल्ड, फ्रॉइड ने कहा, मे डेवलप ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो ओडिपस को हम याद कर सकते हैं बाय द निमोनिक मॉम। M का मतलब मेल चाइल्ड, O का मतलब ओडिपस कॉम्प्लेक्स, एंड M का मतलब अट्रैक्टेड टू द मदर। सो यू कैन रिमेंबर विद द निमोनिक मॉम कि जो मेल चाइल्ड है ओडिपस कॉम्प्लेक्स में, O फॉर ओडिपस इज अट्रैक्टेड टू M फॉर मदर। सो दिस इज ओडिपस कॉम्प्लेक्स। नाउ फीमेल चाइल्ड हम याद कर सकते हैं अगेन विद द निमोनिक, यू कैन रिमेंबर फीमेल। सो फीमेल चाइल्ड, F फॉर फीमेल चाइल्ड, E फॉर इलेक्ट्रा। So Electra is what? Electra complex. So female child, E for Electra and F for attracted to the father. So यहाँ पे female child attracted हुई है towards father and male child is attracted to the mother. So this is Oedipus Electra complex. And again usually it resolves in the next stage. So next stage क्या है? Next stage is latent phase or the latent stage. ये है 5 to 6 years से 11 to 13 years तक. सो अगेन वील जस्ट रिमेंबर, पहली हमने डिस्कस की ओरल स्टेज, सेकेंड है एनल स्टेज, एंड थर्ड इज फैलिक, एंड फोर्थ इज लेटेंट। लेटेंट इज अ बिट ऑफ सेनाइल स्टेज। ये थोड़ी सी बेनाइन स्टेज है एंड नथिंग मच इज हैपनिंग इन दिस स्टेज, एंड द चाइल्ड इज मास्टरिंग स्किल्स। सो चाइल्ड में मास्टर हिज स्किल्स इन दिस स्टेज। एंड ऑल्सो यहाँ पे इस स्टेज में क्या हो रहा है? रेजोल्यूशन हो रहा है, रेजोल्यूशन ऑफ द ओडिपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इस स्टेज में ओडिपस इलेक्ट्रा जो कॉम्प्लेक्स है उसका रेजोल्यूशन होता है।
ऑल्सो यू कैन सी ये 5 to 6 ईयर्स से शुरू हो रहे हैं. तो कैन यू अप्रिशिएट, हमने डिस्कस किया था सुपर ईगो कौन सी स्टेज में डेवलप हो रही है, मे डेवलप इन दिस स्टेज. सो सुपर ईगो में ऑल्सो डेवलप हेयर, super ego develop, and also there is a mastery of skills. Child is learning more newer skills, getting mastery over the skills. तो ये है latent stage. And last is genital stage. Genital stage है 11 to 13 years से young adulthood तक. यहाँ पे क्या हो रहा है, maturation of genital functioning. So जो genital functioning है वो mature हो रही है. Development of adult sexuality and adult identity is occurring. Again problems related with the personality or identity again may occur in genital stage. So neurotic disorders in fact may occur in latent stage or even in genital stage. तो ये थी important stages of development, psychosexual stages of development given by Sigmund Freud. So these were some important points हमने discuss किया about Sigmund Freud. Let's now discuss कुछ MCQs. तो let's take first MCQ. Who gave theory of psychosexual development? Again हमने अभी डिस्कस किया, किसने दिया ये, दिस वॉज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड. एना फ्रॉइड इज इन फैक्ट द डॉटर ऑफ सिगमंड फ्रॉइड. कार्ल जंग इज ऑप्शन सी एंड डी इज एमिल क्रेपलिन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. 38-year-old man comes to you for an initial visit. As a child he used to spend a lot of time playing with fire. He would set up fire in used bottles and would admire and watch very sharply fireworks at New Year Eve. तो उसे fire से खेलना बहुत पसंद है. He loves spending time in fire. When he becomes an adult, as an adult he's working towards managing stunt scenes in involving explosive and fireworks in the movie. Can you appreciate यहाँ पे जो unconscious wishes हैं, desires हैं, वो socially acceptable behavior में convert हो गया. अब वो stunts कर रहा है मूवी में, अब वो allowed है. तो ये सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर है. यहाँ पे कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज हो रहा है, लेट्स सी. तो डिफेंस मैकेनिज्म्स को जब भी हम क्वेश्चन देखते हैं ऑलवेज ट्राई टू सी द ऑप्शंस आल्सो. सो डिसोसिएशन नहीं, दिस इज नॉट डिसोसिएशन. डिनाइल भी नहीं है. रिएक्शन फॉर्मेशन तो ऑपोजिट होता है. यहाँ पे इट इज सब्लिमेशन. सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर में इट इज कन्वर्टेड. सो द डिफेंस मैकेनिज्म इज सब्लिमेशन. सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ 50-year-old मैन presents to a physician for a follow-up post cardiac arrest. The patient feels happy to see the physician and he reminds him of his son who lives abroad. तो patient जब डॉक्टर को देख रहा है, फिजिशियन को देख रहा है, उसको अपने बेटे की याद आ रही है and he is feeling happy. It reminds him of his son. तो यहाँ पे कौन सा फिनोमिना है which has developed? So क्या ये रैपो है? No. रैपो is a harmonious relationship between the patient and the doctor. Insight तो होता है awareness of illness. सो येस, ये क्या है, दिस इज ट्रांसफेरेंस. यहाँ पे पेशेंट हैज़ डेवलप्ड सर्टन फीलिंग्स टूवर्ड्स द डॉक्टर, टूवर्ड्स द थेरेपिस्ट. यहाँ पे क्या है, इट इज़ पॉजिटिव फीलिंग. सो ये बड़ा हैप्पी है. एंड कैन यू अप्रिशिएट पास्ट रिलेशनशिप अपने बेटे से रिलेटेड है. काउंटर ट्रांसफेरेंस तो क्या होता है, फीलिंग्स ऑफ द थेरेपिस्ट या डॉक्टर टूवर्ड्स द पेशेंट. सो यहाँ पे आंसर है ट्रांसफेरेंस. लेट्स टेक अप वन मोर क्वेश्चन. सो हेनरी is an avid sports fan. वो sports fan है who runs 5 miles every day for fitness and relaxation. Frequently plays touch football with others in his neighborhood. One day after he had a argument with his wife, he got into a fist fight during the football game and he has to be restrained by his teammates. तो यहाँ पे कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म हमें पता चल रहा है उसके बिहेवियर से. कैन यू अप्रिशिएट, वाइफ से आर्ग्यूमेंट हुआ, गुस्सा आया और उसने जाके क्या किया, उसको डिस्प्लेस कर दिया इन द फुटबॉल गेम विद हिज टीममेट. सो दिस इज़ नॉट एक्टिंग आउट, ये डिनाइल नहीं है. दिस इज़ नॉट डिसोसिएशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, कोई इंटेलेक्ट का यूज़ नहीं है. ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है, दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज़ हाउ, जब भी डिफेंस मैकेनिज्म के अगर क्वेश्चन आते हैं, ट्राई टू सी द ऑप्शंस एंड ट्राई टू सी क्वेश्चन में कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है, क्या बिहेवियर हमें पता चल रहा है. सो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस ऑन डिफेंस मैकेनिज्म्स. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए सो दैट हमें आइडिया मिले किस तरह के क्वेश्चंस में बी आस्क्ड, एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू गेट अ गुड ग्रिप ओवर द टॉपिक्स. सो अगेन जस्ट अ स्मॉल मैसेज फ्रॉम माई साइड है ना. कहते हैं कि हमारे पास एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है. सिमिलरली मेरे पास एक गुड न्यूज़ भी है, एक बैड न्यूज़ भी है. बैड न्यूज़ है कि टाइम फ्लाइज है ना, टाइम हमारे कंट्रोल में नहीं है. बट गुड न्यूज़ क्या है कि यू आर द पायलट. इसका मतलब आपके कंट्रोल में आपका टाइम है. हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, जुडिशियसली यूज़ करें या उसको नहीं यूज़ करें, वो हमारे हाथ में है. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. सो टेक वन डे एट अ टाइम. एक दिन को एक दिन की तरह लेते हैं.
पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते, पास्ट से लर्न करते हैं चीज़ों को, जो हमने मिस्टेक्स की उससे हम लर्न करते हैं कि कैसे हम वो मिस्टेक्स फिर से रिपीट ना करें, और लेट्स बी होपफुल फॉर द फ्यूचर। सो फ्यूचर को लेके भी लेट्स नॉट बी वेरी वरिड, होप रखते हैं एंड लेट्स फोकस ऑन जो हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में क्या है? प्रेजेंट, टुडे इज़ इन आवर हैंड। सो दिस वॉज अबाउट सिगमंड फ्रॉयड एंड सम ऑफ द थ्योरीज जो हमने डिस्कस की। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।